औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपसे गुज़ारिश है एक दफ़ा हमेशा की तरह सूरह इख़लास वल नास पढ़ लें। अच्छा जी, पॉइंट ये कि ये जो सेशन है ये थोड़ा सा एक रिकैप है प्रीवियस चीज़ों को करंट टाइम्स के साथ लिंकअप करने के लिए। यूट्यूब के ऊपर सिर्फ लेक्चर एक ही पड़ा हुआ लेक्चर नंबर 1 के तौर पर, वो सिर्फ स्टार्टर है। हम तकरीबन उसके बाद 19 या 20 लेक्चर्स और कर चुके हैं। कुछ उनमें से 2 ढाई घंटे के हैं, कुछ 7 आवर्स प्लस भी गए हैं। काफ़ी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन हमने एक दूसरे के साथ डिस्कस की, शेयर की। अभी करंट मकसद ये था कि जो इस वक्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तजाली निज़ाम के लोगों को ग़ुलाम बनाने के प्लान के 3 मेन पिलर्स हैं या 3-4 मेन पिलर्स हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस करना मौजूदा हालात के साथ। और उनमें से एक हम इकनॉमिक पिलर को देखेंगे, एक जियोग्राफिक को देखेंगे इस ख़ित्ते के ख़ास तौर पर, इसमें इसराइल, पाकिस्तान, ईरान, और फिर हम बायोलॉजिकल वॉरफेयर थोड़ा सा देखेंगे और टेक्नोलॉजिकल देखेंगे, और किस तरह ये चारों आपस में ग्रुप अप होकर तो हमें मफलूज करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और किस हद तक किया जा चुका है, और अभी क्या पेंडिंग है कि आप उसे स्केप कर सकते हैं या हिकमत अमली क्या अख्तियार करनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि आप सब ये जानते हैं, दोबारा रीआइट्रेट कर देता हूँ कि एवरीथिंग जो कुछ पहले भी कहा गया और अभी भी कहा जा रहा है, और अपने आप को अपना क़िबला भी दुरुस्त करने के लिए सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अल्लाह ताला की मानने वाली उम्मत और अल्लाह ताला के अहकामात पर चलने वाली उम्मत को बचाने के लिए सिर्फ़ ये सेशन किया जा रहा है। अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फ़रमाए, आमीन। जब से ये मसला शुरू हुआ, आप ये ईरान का वॉर का, आपने देखा होगा कि गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो ड्रॉप हुई नीचे। सरप्राइजिंगली होता ये है कि जब कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है कहीं पर, तो ऑयल की प्राइसेस तो ऊपर या नीचे शेक होती हैं, गोल्ड हमेशा ऊपर जाता है। तो ये बहुत कम देखा गया दुनिया के अंदर, और मॉडर्न टाइम्स के अंदर प्रोबेबली ये पहला वाक़या ऐसा है जहाँ पर एक वॉर लगी है और गोल्ड एकदम से नीचे चला गया ऊपर जाने की बजाय। मैं काफ़ी अर्से तकरीबन 2 महीने से गोल्ड को ट्रैक कर रहा था आने वाले इवेंट्स के नज़र के अंदर। तो वाई इज़ इट सो कि गोल्ड बजाय ऊपर जाने के वो भी डिग्रेड हुआ वैल्यू के अंदर। अरब के अंदर गोल्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फेस्टिविटीज़ में, सेरेमनीज़ में, और अरब के अंदर ऑयल की वजह से माल दौलत ज़्यादा है, गोल्ड की वहाँ परचेज़ ज़्यादा है, गोल्ड बेस्ड एटीएम भी इवन वहाँ पर मौजूद हैं। आप वहाँ पर कार्ड डालें और आपके पैसे चार्ज करके आपको उतना गोल्ड मशीन दे देगी पैसों की बजाय। वहाँ पर जब एग्ज़िट हुई आपकी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ से और फ़ॉरेन कंपनीज़ वहाँ से, साथ में जो लोकल अवाम के ऊपर खौफ व राज का एक आलम कायम हुआ ईरान के काउंटर अटैक करने की वजह से, उसकी वजह से वहाँ पर गोल्ड की यूसेज जो है वो बहुत कम हो गई पब्लिक के अंदर। इसकी वजह से ये एक मेजर एलिमेंट है गोल्ड, जिसकी वजह से नीचे गिरा। अभी एक पॉइंट आपने ज़हन में रखना, ठीक हो गया। अभी दूसरी पॉइंट आपने ये ज़हन में रखना है कि सऊदीया ने पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ एक डील की थी, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था बायलैटरल डिफेंस पैक्ट के तौर पर, कि हम हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए सऊदीया की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे, पाकिस्तान ने कहा। और सऊदी गवर्नमेंट ने साथ में उसमें पाकिस्तान को इस चीज़ के अंदर भी इन्वॉल्व किया कि इसके अलावा सऊदीया को भी अगर अपने डिफेंस के लिए कहीं पे ज़रूरत होगी तो आप उसको भी उसके लिए भी वो पाकिस्तान को इन्वोक कर सकते हैं या इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर अगर ये चीज़ आप साथ में मिला लें कि कोई भी कंट्री अगर सऊदीया के ऊपर अटैक करती है, चाहे वो पाकिस्तान का एलाई हो, चाहे वो पाकिस्तान का एनिमी हो,
चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, ऑटोमेटिकली इस माहे की वजह से पाकिस्तान को बीच में कहीं भी कभी भी ड्रैग किया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ जाते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल इस वक्त अनफॉर्चुनेटली दुनिया की एक ऐसी नीड है जिसके बगैर आपकी कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती, आपकी मूवमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, आपकी चाहे वो प्रोडक्शन हो क्रॉप्स की, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर आपको डीज़ल की ज़रूरत होती है। ठीक है, चाहे वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हों, ठीक है, चाहे वो ग्लोबल ट्रेड हो, ठीक है, किसी भी सूरत, चाहे वो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो कि पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंड करती हो, वो सब कुछ रुक जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले कि जॉन डी रॉकरफेलर एक बंदा था, अमेरिकन था, और वो ऑयल का मर्चेंट था बहुत बड़ा दुनिया का। और उसने बाकायदा तौर पर ऑयल को, क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को दवाइयाँ बनाने के लिए भी इस्तेमाल कराना शुरू किया, जहाँ से हमारी बिग फार्मा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो चलती है सारी की सारी। जितनी मेडिसिन हैं मोस्टली वो फार्मास्यूटिकल वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, चाहे वो टैबलेट्स हों, चाहे वो सिरप्स हों, यू नेम इट। तो पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं पर दुनिया जो है वो ऑयल के ऊपर इतनी डिपेंडेंट हो गई है या की जा चुकी है आर्टिफिशियली, कि आप उसके बगैर अपना गुजारा नहीं कर सकते। एक चीज़ जो कि जहन में नहीं आ रही किसी के, या वो मैं समझूंगा कि पब्लिक फोरम्स के ऊपर डिस्कस उसको नहीं किया जा रहा, वो ये है कि जब ये सारा मसला शुरू हुआ रिसेंटली ईरान का, खाली ऑयल इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, खाली गोल्ड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि एक और चीज़ इफ़ेक्ट हो रही है। और वो ये है कि वहाँ से जनरल सप्लाईज़ के जो शिप्स हैं, ऑयल के अलावा जनरल सप्लाई के जो शिप्स हैं, उनको भी रोका जा रहा है हॉर्मुज़ के अवना से गुजरने से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने से। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला मैं नोट कर रहा हूँ, ये है कि जितने भी आपके फर्टिलाइज़र्स हैं, जो खाद है, मसनूई खाद है, यूरिया खाद है, जो इस्तेमाल होती है फसलों के अंदर, खेतों के अंदर, और वो जितनी भी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो सारी की सारी खाद जहाँ से ले रही हैं, वो बनाने वाली कंपनीज़ का जो रॉ मटेरियल है, उसके अंदर एक मटेरियल यूज़ होता है सल्फ़र। तो सल्फ़र खुद एज अ रॉ मटेरियल, और साथ में प्रोसेस्ड एंड जो कंप्लीट एंड प्रोडक्ट है यूरिया या फर्टिलाइज़र कोई भी, वो भी सारे के सारे इन्हीं शिप्स के ऊपर से ही आगे मुंतकिल होते हैं, इसी रीजन से आके गुजर के ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि आप अभी आने वाले कुछ सालों के अंदर जैसे ही ग्लोबल शॉर्टेज क्रिएट होगी आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स की, आप साथ में खुराक की किल्लत भी फेस करेंगे, जो कि एक प्रीटेक्स्ट है आर्टिफिशियल तरीके से फैमिन यानी कि कह साली को इंट्रोड्यूस करने का दुनिया के अंदर, ताकि खुराक की किल्लत हो। स्टार्ट इसका हुआ था रशिया और यूक्रेन की मसनूई खुद साख्ता लगाई हुई वॉर से। अगेन वर्ल्ड्स वेरी लार्ज पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स एंड वर्ल्ड्स वेरी लार्ज ग्रेन प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा गंदम का और पेट्रोल का वो रशिया और यूक्रेन से पूरी दुनिया में जाता था, जो कि इस जंग की वजह से रुक गया। अब ये सेकंड मुकाम है जहाँ से खुराक की किल्लत जो है वो बढ़ेगी आगे। अरब के अंदर जो है एक मसला ये है कि पहले तो उन्होंने खिलाफत को जब तोड़ा 1920s के अंदर, इन्होंने, उससे पहले दुनिया में पासपोर्ट वाला निज़ाम नहीं होता था, कोई जहाँ मर्ज़ी उठ के जा सकता था। उन्होंने बाउंड्रीज़ क्रिएट की डिफरेंट नेशन, डिफरेंट ममालिक की शक्ल में, और आप एक जगह मफलूज होकर रह गए, आप एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सके। साथ में उन्होंने क्या किया कि अरब ममालिक को आपस में तोड़ा, फिर अरब ममालिक को आपस में लड़ाया कई दफ़ा। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि अरब ममालिक के अंदर जो पानी है उसकी अभी किल्लत है पीने के पानी की, और वो समंदरी पानी को वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जाता है डिसालिनेशन प्रोसेस के थ्रू। और डिसालिनेशन प्लांट्स जो हैं अरब के, उनको टारगेट करवाया गया या किया गया ईरान को यूज़ करते हुए। इस सब से पूरे मिडल ईस्ट के अंदर एक अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई। वहाँ पर अभी फ्यूल की शॉर्टेज लोकली नहीं है क्योंकि वहाँ रिफाइनरीज मौजूद हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट ग्लोबली और स्पेशली साउथ एशिया के अंदर और प्रिडोमिनेंटली पाकिस्तान के अंदर क्या आया, फ्यूल की शॉर्टेज का। अच्छा, अभी फ्यूल शिप्स तो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो फ्यूल की शॉर्टेज क्यों है, फ्यूल की प्राइसेस क्यों हाई हो रही हैं,
और साथ साथ जो है वो मुझे बताएं कि चलें फ़र्ज़ किया कि जी फ्यूल की शॉर्टेज है या आप फ्यूचर फ्यूल की शॉर्टेज को काउंटर करने के लिए भी से इकदाम करें जी कौम के मुफाद के अंदर, तो टोल टैक्सेस इंक्रीज़ करने की क्या ज़रूरत थी? अभी रिसेंटली उन्होंने टोल टैक्सेस की खबर को वापस ले लिया है, लेकिन इसी तरीके से पहले इस तरह के फ़ैसलों को पब्लिक किया जाता है, अनाउंस किया जाता है और फिर गेज किया जाता है, चेक किया जाता है कि पब्लिक का रिएक्शन किस तरीके से आ रहा है इसके ऊपर। इस चीज़ को अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी आगे चलें तो पहले तो जो है इसराइल ने कहा कि जी रज़ा पहलवी को, जो कि शाह ऑफ ईरान था ख़ुमैनी से पहले, जिसको तख्ता उतारा गया ख़ुमैनी के ज़रिए से, और उन्होंने कहा कि रज़ा पहलवी को हम चाहते हैं कि वो बने ईरान का अगला हेड ऑफ़ स्टेट। लेकिन उसने ओपनली डिक्लेयर कर दिया ट्रंप को भी और इनको भी कि जी मैं विलिंग नहीं हूँ हेड ऑफ़ स्टेट बनने में। उसके बाद फिर ट्रंप के पास और इसराइल के पास सिर्फ एक ही तरीका था कि किसी तरह से जो है एक रजीम चेंज का अंसर, यानी कि एक 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 लीडरशिप का चेंज जो है वो ईरान के अंदर लाकर नए सिरे से ईरान को अपने हाथों में लिया जाए। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिफ़र करूँगा, थोड़ा सा मैं मुख्तलिफ़ तरीके से इसको देखता हूँ। मेरे ख़्याल से कि ईरान जो है ईरान इज़ इन ऑन इट, ईरान ख़ुद से साथ में मिला हुआ है। उसकी एक बड़ी वजह है कि ईरान के अंदर बज़ाते ख़ुद एक पूरा सूबा है यहूदियों का, और उनका उनकी पार्लियामेंट के अंदर, उनकी सेनेट के अंदर और उनकी गवर्नमेंट के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा है और उनको बहुत फेवर दी जाती है। साथ में वहाँ से जो ना सिर्फ ईरानी यहूदी हैं उनका वफ़द, बल्कि ईरानी जो है हुक्मरान हैं, हुकूमत के लोग भी जो हैं वो इसराइली हुकूमत के साथ उनका गठजोड़ है, पहले से वो मिलते रहे हैं। तमाम ममालिक का है, आपके मुल्क का भी है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ ज़हन में रखें कि वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर्स के अंदर। ये वो इदारा है जो कि दुनिया के अंदर दजाल का नया आलमी निज़ाम जो है बाकायदा तौर पर उसको नाफिज़ करना चाह रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसका नाम है। रिसेंटली ईरान ने भी उसके अंदर हैंडशेक किया है, ईरान भी उसके अंदर शामिल हुआ। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के प्लेटफॉर्म पर जाकर उनके साथ मीटिंग्स की, उनके साथ हाथ मिलाया और उनको ये गारंटी थी कि हम आपके साथ हैं आपके एजेंडाज़ के अंदर। तो फिर एकदम से खुमैनी साहब को कैसे जो है वो शहीद कर दिया गया। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये जो नया आलमी निज़ाम है, ये कोई कंस्पिरेसी नहीं है, कोई जी साजिशी लफ्ज़ नहीं है कि जी वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ये असल में हकीकत में दजाल के लिए एक निज़ाम कायम किया जा रहा है। उसकी कोशिश नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इस वक़्त, उसको लाएअमल में लाया जा रहा है। उसकी प्लानिंग तो बहुत साल पहले की जा चुकी थी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंजीनियर्ड स्कीम है और इंजीनियर्ड सिस्टम ऑफ कंट्रोल है, जो कि सिर्फ डिज़ाइन किया जा रहा है ह्यूमंस को ट्रैप करने के लिए, उनकी फ्री विल को ब्रेक करने के लिए, उनको मफलूज करने के लिए, ठीक है, और आलमी हुकूमत कायम करने के लिए। और वो जो बाउंड्रीज़ और बॉर्डर्स ममालिक के उन्होंने बनाए थे सिर्फ आपको एक जगह पर कैद करने के लिए, उसके बरक्स पूरी आलमी दजाली निज़ाम हुकूमत की गिरफ्त आपके ऊपर लाने के लिए। उसके अलावा अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला की सोवरेनिटी जो है, अल्लाह ताला की जो ताकत है, अल्लाह ताला की हुकूमत आला जो है उसकी और इक़्तिदार आला जो है उसको वहाँ से चेंज कर कर शैतान के इक़्तिदार में, और शैतान के जो पुजारी भी हैं और शैतान के जो सर्वेंट्स हैं, स्लेव्स हैं, ग़ुलाम हैं, उनको और उसके जो पैरवी हैं उनके हाथों में लेके आना। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आगे चलते हैं कि ट्रंप के ऊपर थोड़ी सी पहले बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बाकी जितने भी हुक्मरान पहले यूएसए में आए हैं उन सब से मुख्तलिफ कैसे है। पहले तो ये चीज़ समझें कि इक्का दुक्का के अलावा जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं, सदर रहे हैं अमेरिका के, वो सारे के सारे पुराने बरतानवी बादशाह के रिश्तेदार रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, और ये सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल होता है। ठीक हो गया। और इलेक्शन जो होता है, चाहे वो आपके मुल्क में हो चाहे वो अमेरिका में हो, कभी भी इलेक्शन नहीं होता, वो सिलेक्शन होती है
20-20 साल पहले से डिसाइड किया होता है, 30 साल पहले से डिसाइड किया होता है कि किस साल किस इलेक्शन में किस शख्स को सदर बनाना है, किस किस मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के ममालिक के हिसाब से प्लानिंग की जाती है। ट्रम्प की अगर बात करें तो वो एक प्रोटेस्टेंट है। प्रोटेस्टेंट जो होते हैं वो क्रिश्चियनिटी का या ईसाइयत का जो मज़हब है उसके अंदर एक ग्रुप है जो कि तकरीबन 16वीं सदी के अंदर जो रोमन कैथोलिक चर्च है उनसे थोड़ा सा हट गया था पीछे। रोमन कैथोलिक चर्च वो है जो कि तीन खुदाओं का तो कॉन्सेप्ट उसमें है ही, लेकिन साथ में वो पोप को फॉलो करते हैं, अपना लीडर, अपना जो रहनुमा है मजहबी उसको पोप को मानते हैं, पोप के बगैर वो नहीं चलते। तो प्रोटेस्टेंट जो हैं वो कहते हैं कि जी हमें पोप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें पेपाल अथॉरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये मानते हैं कि हर जो ईसाई है, हर जो इंसान है वो अपने अंदर बजाते ख़ुद एक पादरी है, अपने अंदर बजाते ख़ुद एक मोमिन है, ठीक है। हर ईसाई को एक मोमिन ख़ुद होना चाहिए और हमें रब से, ऊपर वाले से, खुदा से, यावे से बात करने के लिए किसी भी तरह की कोई इंटरमीडिएटरी काउंसिल की, किसी और शख्स की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैगंबर अब नहीं है दुनिया के अंदर। तो ये है प्रोटेस्टेंट्स का थोड़ा सा नुक्ता नज़र। प्रोटेस्टेंट्स के अंडर जो है एक फर्दर ग्रुप है उसको कहते हैं इवेंजेलिकल, ठीक है। अब इवेंजेलिकल के अंदर मसला ये है कि इवेंजेलिकल के थोड़े से जो सियासी और मज़हबी पॉइंट्स हैं वो मेन प्रोटेस्टेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है, और उसके अंदर सबसे बड़ा एक मसला ये है कि वो क्रिश्चियन ज़ायनिज़म पे ईमान लाते हैं, उस पे यकीन रखते हैं। ज़ायनिस्ट की जब बात की जाती है, सयूनी, आम तौर पर दुनिया के अंदर इसराइल और यहूदियों को ही जो है वो ज़हन में लाया जाता है, जबकि ईसाई भी हैं जो कि चाहते हैं कि यहूदी इक़्तिदार और यहूदी कंट्रोल पूरी दुनिया के ऊपर वो अपनी गिरफ्त ले सके। अब ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ईसाई क्यों चाहते हैं कि यहूदी कंट्रोल ले सकें, जबकि ईसाई तो ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो तो ईसाइयों के यहूदियों के अंडर इस वक्त जो कुछ हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर, यरूशलेम के अंदर, बैतुल मक़दस के अंदर, वहाँ पर ईसाई भी मारे जा रहे हैं। पॉइंट ये है कि जो इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट्स हैं, इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो हैं, उनका मानना ये है कि हम मसीहा के दूसरी आवरी का, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने का, द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, उनके आने का इंतज़ार करें। उनके आने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले दज्जाल आए, एंटी क्राइस्ट आए, और दज्जाल के लाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसराइल का और यहूदियों का जिस हद तक साथ हो सकता है वो दें। इसको यूँ समझ लें कि ईसा अलैहिस्सलाम के आने के लिए, यीशु मसीह ईसाइयत के ज़बान के अंदर यीशु मसीह अलैहिस्सलाम के आने के लिए और उनके जल्दी लाने के लिए ज़रूरी है कि हम जल्दी जल्दी जो झूठा मसीहा है, दज्जाल है, एंटी क्राइस्ट है, उसको लाएँ, उसको लाने में यहूदियों की मदद करें। और वो कैसे होगा? जब हम यहूदियों की मदद करेंगे, जब हम यहूदियों का मुकम्मल आलमी निज़ाम कायम करने के अंदर उनकी मदद करेंगे। ठीक हो गया? ये है इवेंजेलिकल। तो ट्रंप साहब जो हैं वो एक क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट इवेंजेलिकल है, वो ईसाई सयूनी इवेंजेलिकल ईसाई हैं, ठीक हो गया, जो कि ये चाहते हैं कि वो हर तरीके से इसराइल की मदद करें ताकि दज्जाल आए, झूठा मसीहा आए, ताकि उसके आने की वजह से फिर यीशु मसीह जो हैं, ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो दोबारा से नाज़िल। इसी वजह से दुनिया हैरान थी कि इसने ईसाई होते हुए, क्रिश्चियन होते हुए तल अवीव से जो यूएस एम्बेसी है वो उठाकर यरूशलेम में क्यों ले आया? तो उसकी वजह असल में ये है। ठीक हो गया? अभी ये हमने ट्रंप को डिस्कस कर लिया जी। अच्छा, और इसके अलावा ट्रंप का जो इनर सर्कल है और जो उसकी कैबिनेट है उसके अंदर जो ज़्यादातर लोग हैं वो भी इवेंजेलिकल क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, जैसे कि माइक हुकाबी है या इस तरह के और लोग हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, ईरान की थोड़ी सी बात करते हैं। जब ईरान को आप देखेंगे पॉसिबली वो टर्की पे भी अटैक करेगा, वो ओमान पे भी अटैक करेगा, ठीक है, और उससे क्या होगा कि मुसलमानों के अंदर जो इतिहाद है ना वो टूटना शुरू हो जाएगा। एल्बर्ट पाइक एक फ्री मेसन था, 33rd डिग्री फ्री मेसन था, हाईएस्ट ग्रेड का, यानी कि हाईएस्ट ग्रेड के फ्री मेसन्स में से, यानी कि सयूनियों में से, यानी कि शैतान के पुजारियों में से एक था।
उसने एक ज़ाविया पेश किया था और एक एजेंडा बनाया था आलमी 3 बड़ी आलमी जंगों का, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 3। जिस तरीके से उसने वर्ल्ड वॉर 1 प्लान की थी या पेशकश की थी, प्रपोज़ की थी, उसी तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 की गई। जिस तरह उसने वर्ल्ड वॉर 2 की थी, एग्जैक्टली उसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 की गई कि हमें उसमें यहूदियों को जो है वो मस्कीन ज़ाहिर करना है, हालांकि खुद एक यहूदी था। यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि शायद आपको ना बताओ, एडोल्फ हिटलर जिसने बहुत सारे यहूदियों को जी मारा दुनिया में, एडोल्फ हिटलर खुद एक यहूदी था, खुद एक फ्री मेसन था, शैतान का पुजारी भी था। और उसको ये टास्क दिया गया था कि तुमने जो स्याह फाम यानी कि काली चमड़ी वाले, ब्राउन चमड़ी वाले, डार्क रंगत वाले, गहरी रंगत वाले यहूदी हैं उनको मारना है, सफ़ेद रंगत वाले यहूदियों को बचाना है। जो यरूशलेम का इलाका है अरब का, वहाँ पर गंदमी रंग के अरब मौजूद होते हैं, ठीक है, आम तौर पर। और मतलब आम तौर से मुराद है कि तारीखी तौर पर, जिस तरह अरब में होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं, जिस तरह ईरान में होते हैं, चिट्टी चमड़ी वाले नहीं होते, कॉकेशियंस नहीं होते। तो अश्केनाज़ी ज्यूज़ जो हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ये एक ऐसा ख़ित्ता था अरब से ऊपर और रोमी सल्तनत के मशरक़ के अंदर, कि इन्होंने कहा कि जी नीचे अरब हैं और ऊपर जो है वो ईसाई हैं, तो हम पिस जाएंगे, हम ऐसा करते हैं, हम यहूदियत इख्तियार कर लेते हैं सियासी तौर पर। तो ये वो अश्केनाज़ी ज्यूज़ हैं जो कि चिट्टी चमड़ी वाले झूठे ज्यूज़ हैं, या जो पहले से यहूदी नहीं थे और ये अपने आप को यहूदी कहलाते हैं। असल में ये शैतान के पुजारी हैं जिन्होंने इसराइल पे सारा कब्ज़ा किया हुआ है। इसीलिए आपको इसराइल के अंदर जो यहूदी नज़र आते हैं वो अंग्रेज़ों या यूरोपियों की तरह चिट्टी चमड़ी वाले हैं, वो ब्राउन चमड़ी वाले नहीं हैं। यहाँ से एक और चीज़ नोट कीजिएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी खित्ते के थे और वो भी सांवली रंगत के थे, वो इनकी तरह के जो सुर्ख और सफ़ेद रंगत के नहीं थे। तो ये जो इन्होंने तस्वीर बनाई हुई ईसा अलैहिस्सलाम की उनकी पूजा करने के लिए, वो भी झूठी है। वो सीसर बोर्जिया एक और पोप था, उसके बेटे की तस्वीर है जो कि सियासी तौर पर आगे बनाई गई थी। बहरहाल आगे वापस आते हैं ट्रैक के ऊपर कि किस तरीके से पाकिस्तान को बड़े तरीके से स्ट्रेटिजिकली जो है वो ट्रैप कर किया जा रहा है। आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मैनी शाह ऑफ ईरान को गिराने के बाद उन्होंने जनाब ईरान के ऊपर हुकूमत संभाली, कब्ज़ा किया। जिनके जो दादा थे वो उत्तर प्रदेश इंडिया का एक इलाका है बाराबंकी, ठीक है, उसका एक इलाका है किंतूर, वहाँ पर पैदा हुए। ठीक है, ये आपने ज़रा लेनी है, जिनकी जो डिटेल हिस्ट्री है ना, ये ज़हन में रखनी है। ये इंडिया से आए, उनके पोते ख़ुमैनी ने शाह ऑफ ईरान से हुकूमत जो है वो ली, या चीनी जो भी था। इनके आगे से एक स्टूडेंट थे और इनके एक बहुत करीबी स्टूडेंट थे, अप्रेंटिस थे इनके, ठीक है, जिनका नाम था अली हुसैनी ख़मैनी। इनके हाथ दोबारा फिर हुकूमत आई, जिनको दूसरा जो है वो मज़हबी पेशवा कहा जाता है ईरान का, जिनको अभी 28 फरवरी 2026 के अंदर शहीद किया गया बकौल मीडिया के, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, अब एक जो पहले थे वो थे रूहुल्लाह ख़ुमैनी, और ये जो सेकंड हैं ये थे अली हुसैनी ख़ामेनाई। ख़ुमैनी पहले थे और सेकंड थे ख़ामेनाई। ख़ामेनाई का बेटा अब जो है मुज्तबा ख़ामेनाई, वो जो हैं वो 12वर शिया फ़िरका से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, इसको आप खुद चेक कर लीजिएगा 12वर शिया क्या होते हैं, दोबारा इमाम पे ईमान लाते हैं। अच्छा, उसके बाद सॉरी, एक चीज़ ज़हन में रखें कि हिटलर जो था उसने ख़ुदकुशी नहीं की थी। हिटलर को सब ऑपरेशन पेपर क्लिप को सर्च कीजिएगा, उसके ज़रिए से, उसके अंदर सबमरीन के ज़रिए से अर्जेंटीना के साहिल तक लाया गया और वहाँ से उसको यूरोप और फिर वहाँ से अमेरिका के अंदर उसको मुंतकिल किया गया, और उसकी मौत की कोई, उसकी डेड बॉडी आज से किसी ने कहीं नहीं देखी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से लीबिया के अंदर जो है वो शहीद किया गया कदाफ़ी को, उसको तो हकीकत में शहीद किया गया था क्योंकि वो खिलाफत और जो है सोने के ऊपर चलने वाला आलमी निज़ाम बनाना चाह रहा था डॉलर की बजाय। उसकी लाश को भी गायब कर दिया गया। अच्छा, आपको आज तक उसकी भी लाश नहीं मिली, जो था उसामा बिन लादेन, ठीक है, CIA एजेंट था, निकाल के ले गए। एडोल्फ हिटलर इनका अपना एजेंट था, निकाल के ले गए। और अली हुसैनी ख़मैनी रहमतुल्लाह अलैह शहीद बकौल मीडिया के 28 फरवरी
मुतवफ़ा 2026 की बॉडी ईरान कहता है जी कि हम पहले जंग से निपट लें, उसके बाद हम इनका ग्रैंड जनाजा करेंगे। ओके, चलें, ज़्यादा खुद साख्ता बातें नहीं करते, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ईरान की अगर बात करें तो जी वो कहते हैं कि जी ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहता है, जोहरी तवानाई का इस्तेमाल गलत तरीके से करके जोहरी हथियार बनाना चाहता है। और ईरान के अराउंड जितने भी मुल्क हैं उनके अंदर यूएस मिलिट्री बेसेस हैं, ईरान के अंदर कोई मिलिट्री बेस नहीं है जी। और ईरान को हमेशा जी ख़तरा है इसराइल से और ईरान से। अच्छा, और ईरान कहता है जी कि अगर हम कमज़ोर हुए तो हम पर हमला किया जाएगा, और अगर हम जोहरी तवानाई का इस्तेमाल करने की सलाहियत हासिल करने के करीब पहुंच जाएं हथियारों के लिए तो हम सेफ़ हैं, और लेकिन हम हथियार बना नहीं रहे। ठीक है, वो इस तरह के जो आपके पिछले गुजरे हुए ईरान के हुक्मरान रहे हैं जिनका मैंने नाम अभी लिया, उन्होंने 1968 के अंदर एक मुआहदा था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी कहते हैं, उसके अंदर दस्तखत किए कि हम भी शामिल हैं, उसमें हम जोहरी हथियार नहीं बनाएंगे। इसराइल ने नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया, इंडिया ने नहीं किया, और जनूबी सूडान साउथ सूडान ने नहीं किया। बाकी यहाँ के तमाम मालिक ने उस पर साइन किया कि जी हम जोहरी तवानाई का हथियारों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अक्टूबर 2003 में जो खामिनाई साहब हैं उन्होंने एक फ़तवा जारी किया, बाकायदा तौर पर एक मजहबी फ़तवा जारी किया कि हम जोहरी तवानाई को हथियारों के लिए इस्तेमाल करना हराम समझते हैं। ठीक है, और हम इसका कभी भी इस्तेमाल हथियारों के लिए नहीं करेंगे। फ़तवा बाकायदा तौर पर जारी किया। बाद में क्या हुआ कि जी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके अंदर उसको आगे फ़रोग देने के लिए इस फतवे को बेस ये बनाया गया कि हाँ जी हम हथियार तो नहीं बना रहे, लेकिन हम सिर्फ इतनी सलाहियत जो है वो अपने पास रखना चाह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़े, अगर हम पे हमला होता है तो हम कुछ हफ्तों के अंदर अंदर ही जोहरी हथियार जो है वो बना सकें। ठीक हो गया। अच्छा, ये 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो बनी। फिर 2018 के फिर जो है एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA के नाम से जनाब बना, और उसके अंदर जनाब यही सेम चीज़ ईरान के ऊपर ख़ास तौर पे, ये सिर्फ ईरान के लिए बना, जिसके अंदर एक तरफ ईरान था और उसके मुखालिफ USA और बरतानिया और फ़्रांस और चीन, रशिया, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन। इन्होंने मुश्तरका तौर पर 2015 के अंदर एक मुआहदा किया ईरान के ख़िलाफ़, ईरान के साथ, कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर जो जोहरी प्रोग्राम है उसको कंट्रोल किया जाएगा। 2018 के अंदर एक मज़े का काम ये होता है कि 2018 के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो USA को, अमेरिका को इस मुआहदे से ख़ारिज कर देते हैं, और उनकी वजह से ईरान जो है वो ऐन 2025 के अंदर, अभी जंग लगने से कुछ महीने पहले या एक साल पहले, उसमें से निकल जाता है कि जी इसमें अमेरिका नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है रहने की। अच्छा, ठीक हो गया, ये डेट्स आप ज़हन में रखिएगा ज़रा। उसके बाद ईरान ने पहले माहदे के अंदर एग्री किया कि जी हम 10 साल के लिए, 10 से 15 साल के लिए जो यूरेनियम की इनरिचमेंट है, जो जोहरी तवानाई के लिए इस्तेमाल होना है, उसको हम इस हद तक नहीं लेके जाएंगे कि आपको कोई भी शुबा भी हो कि हम जोहरी हथियार जो हैं वो पैदा करना चाह रहे हैं। ओके, उसके बाद ट्रंप साहब एकदम से उसमें से निकल जाते हैं 2018 में, और ईरान साहब निकल जाते हैं 2025 में। अब क्या हुआ कि जी ट्रंप ने वहाँ से निकलने के बाद ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगानी शुरू कर दी, और उसके ऊपर तजारती कैद और इक़्तिसादी मालियाती कैद के अंदर उसको लाना शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए ईरान ने कहा कि जी हम तो बड़ी मुसीबत के अंदर दरपेश हैं। हालांकि ईरान को चूँकि दूसरे ममालिक के साथ तजारत में अपना तेल बेचने के ऊपर ममानत थी, उसने क्या करना शुरू किया, उसने अपनी ही कश्तियों के अंदर, अपनी शिप्स के अंदर तेल डाल के इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, इंटरनेशनल समंदर के हदूद, अपनी हदूद से बाहर लेके जाकर इंटरनेशनल हदूद में जहाँ पर कोई किसी का कानून नहीं चलता, वहाँ पर दूसरे ममालिक के टैंकर जो थे, शिप्स, उनके अंदर अपना तेल ट्रांसफ़र कर करके उनको बेचता रहा। ओके, कोई मसला नहीं है, उसका हक़ है, और इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो कोई मुल्क है वो ईरान के ऊपर कोई कैद नहीं लगा सकता। ओके,
फिर क्या है जी, किस किस तरह की उस पे एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स का बैन लगाया गया कि ईरान के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा। बैंकिंग और फाइनेंसेस का उसके ऊपर बैन लगाया गया। मिलिट्री और टेक्नोलॉजी ईरान को कोई नहीं देगा। शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, किसी भी तरह की उसकी कोई सपोर्ट ईरान को नहीं होगी। ह्यूमन राइट्स की किसी भी तरह से सपोर्ट जो है वो ईरान के साथ नहीं होगी पूरी दुनिया की। अच्छा जी, फिर एक चीज़ ध्यान में रखें कि ईरान के ऊपर एक समंदर है छोटा सा, उसको आई थिंक कैस्पियन सी कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके ऊपर 5 ममालिक लगते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, उसमें चाइना भी है, उसमें रशिया ख़ास तौर पे है। तो वो छोटा सा समंदर है और उसके अंदर जो नेवी है वो सारी इन्हीं ममालिक की नेवी, क्योंकि वो इनक्लोज्ड समंदर है, वो ईरान को भी लगता है, ऊपर से रशिया को भी लगता है। तो रशिया जो है वो वहाँ से उसको हर तरीके की सपोर्ट करता रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि रशिया भी एक रशिया का जो सदर है पुतिन साहब जो हैं, वो भी एक फ्रीमेसन है, वो भी एक सयूनी है, वो भी असल में यहूदियों के सपोर्टर हैं। वो उनकी वालदा जो हैं पुतिन की, वो एक यहूदी थी, ठीक है। उन पुतिन साहब का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, ये मैं नहीं कह रहा, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। उनकी वालदा का नाम है, वालदा के नाम को सर्च करेंगे आप पता लग जाएगा कि वालदा भी यहूदी है। तो वही सेम खिचड़ी पकी हुई है। रशिया और अमेरिका को आपस में लड़ते हुए दिखाते हैं, हालांकि अंदर से वो एक हैं और एक ही जगह से कंट्रोल हो रहे हैं। इसी तरीके से इसराइल और जो अरब ममालिक हैं उनको आपस में लड़ते हुए दिखाते हैं, जबकि जो कुरैश हैं वो सारे के सारे इन फेवर ऑफ ज़ायनिज़्म है, सऊनियत की फेवर में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप और नोट कीजिएगा कि जो फील्ड मार्शल हैं हमारे हाफिज़ साहब, इज़्ज़त माब अल्लाह ताला उनसे अच्छे काम कराए, सिपह सालार जो हैं पाकिस्तानी फ़ौज के, वो कुछ महीने पहले वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम इनवाइट किए जाते हैं शहबाज शरीफ के साथ। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, शीरी रहमान, बिलावल भुट्टो, इमरान खान, नवाज़ शरीफ, मैं किसी को भूल रहा हूँ अगर तो माजरत, ये सारे के सारे वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। मैं नहीं कह रहा, उनकी वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम की वेबसाइट पे जाके आप देख लें। वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम वो अदारा जो कि दुनिया के अंदर इक़्तिसादियत को चेंज कर रहा है, इकनॉमिक्स को चेंज कर रहा है, और इकनॉमिक्स को चेंज करने की आड़ के अंदर असल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा रहा है, फैला रहा है। उसी इदारे ने इनको इनवाइट किया और ये वहाँ तशरीफ़ लेके गए और इनकी मीटिंग हुई, और फिर एकदम से 1-2 महीने के बाद ईरान की और यूएसए की, या ईरान की और इसराइल की, या ईरान और यूएसए और इसराइल की जंग लग जाती है। ओके, पाकिस्तान क्यों मदद कर रहा है इसके अंदर? पाकिस्तान इसलिए मदद कर रहा है, नंबर वन, पाकिस्तान इज़ द सेकंड लार्जेस्ट शिया पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ईरान के बाद पाकिस्तान दूसरे नंबर पे फ़िक़ा जाफ़रिया यानी अहले तशी की पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा शिया जो हैं पाकिस्तान में है ईरान के बाद, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे। अभी आपको याद होगा तो कुछ शिया उलमा ने और शिया हज़रात ने आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ बयान देने शुरू कर दिए थे सोशल मीडिया पे, कि जब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुजाहरे हुए थे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है, तकरीबन 70%, 60-70% वो शिया हैं, 30% तकरीबन जो हैं अहले सुन्नत हैं, और जो बाकी हैं वो फ़िक़ा जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन्होंने वहाँ जब मुज़ाहरे किए तो एक बयान हुकूमत की तरफ से या आर्मी की तरफ से आया कि जी आपको इतना ही मसला है तो आप ईरान में जाके वहाँ मुज़ाहरे करें, हम यहाँ पर अनरेस्ट क्रिएट ना करें, हम मसाइल ना क्रिएट करें। तो उस चक्कर में पाकिस्तान एक तो इसलिए जो है वो, क्योंकि वो राइट्स अफोर्ड नहीं कर सकता कि यहाँ पर हंगामे शुरू हो जाएँ, इसलिए वो सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, दूसरा कि जोग्राफियाई तौर पर वो एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है कि इधर चाइना, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, ठीक है, साथ में नीचे उसको लगता है समंदर, फिर ग्वादर की पोर्ट है, फिर साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है, आबना हॉर्मज़ जो बंद की गई हुई है ईरान की तरफ से, उसके बिल्कुल साथ जो है ग्वादर की बंदरगाह लगती है, नीचे उसके बिल्कुल अरब ममालिक हैं। तो एक बड़ी एक यूनिक स्ट्रेटेजिक पोजीशन के ऊपर पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद है। अच्छा, फिर यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट, मैंने पहले आपको बता दिया, वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट और साथ में आपकी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पहले ही सारे के सारे मेंबर्स हैं वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के।
पाकिस्तान को कभी भी तरक्की नहीं करने दी जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इसराइल के अंदर बेतहाशा उनके हुकूमती इदारों के अफसरान और उनके फ़ौजियों के और उनके जो मजहबी पेशवाएँ रबाई, उनके बयानात पहले ही मौजूद हैं। ईरान और पाकिस्तान इन दोनों को कभी तरक्की नहीं करने देनी। अच्छा, फिर साथ में लग जाती है जी आपकी अभी छेड़खानी शुरू हो रही है, ईरान और सॉरी इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगेगी। इसी साल शुरू होने की मुतवक्को है, कुछ महीनों के अंदर फिर साथ ही छिड़ जाएगा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ, जो कि पहले छिड़ा भी हो काफ़ी हद तक। खुली जंग का ऐलान होगा दोनों तरफ से, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। फिर नीचे से प्रेशर आएगा अरब ममालिक की तरफ से कि आपने वायदा किया हुआ है सऊदीया के साथ उसके दिफा का, इधर भी आएँ। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ऊपर से रशिया और चाइना खींचेगा पाकिस्तान को अपने फ़ायदे के लिए कि यहाँ पर हमारा कंट्रोल रहे, यहाँ पर जो है अमरीकी कंट्रोल ना हो सियासी तौर पर। तो आपके कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, गुजरांवाला और शायद मुल्तान, ये जो है पहले से ही इस दहाने के ऊपर खड़े हैं कि पाकिस्तान को नोचा जाए और खींचा जाए। और फिर इसके अलावा एक और चीज़ हम देखें कि जो ट्रंप का दामाद है, सन इन लॉ, वो एक यहूदी है और उसका नाम है जाराड कुशनर। और उससे शादी करने के लिए जो उसकी बेटी है इवांका ट्रंप, उसने अपना मज़हब पहले तब्दील किया, वो ईसाई थी, और उसने बाद में यहूदियत को कबूल किया ताकि उसकी शादी हो सके जराड से। जराड एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टर है, एक प्रॉपर्टी डीलर है और इन्वेस्टर है, नॉट डीलर। और वो इस वक्त गज़ा के ऊपर जितना भी जुल्म हुआ है उसकी ज़मीन उन्होंने खाली कराई इसीलिए है ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट हो सके। और वो सारी की सारी डेवलपमेंट जराड कुशनर खुद करा रहा है। पहली बात, इसी तरीके से ऑयल के अंदर जराड कुशनर ने डील किया है। और जो भी रिसेंटली जो बार बार ब्लॉकेड जो है हरमोज़ की पट्टी के ऊपर लग रही है, अपना हरमोज़ पर, स्ट्रेट ऑफ हरमोज़ पर, इसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर, बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जराड कुशनर का है। आप यूँ समझ लें कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान आया है और ट्रंप नहीं आया। तो वो आया है नहीं आया, इनडायरेक्टली पीछे से जराड कुशनर जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है। और एक चीज़ जो कि न्यूज़ के अंदर, ख़बरों के अंदर आपको शायद बहुत कम देखने को मिली, जो कि असल में हो रहा है पसे पर्दा और वो आपको नज़र नहीं आ रहा, बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ख़ुराक की किल्लत समेत और फ्यूल की शॉर्टेज समेत। एक और चीज़ है लेबनान। लेबनान के ऊपर इन्हीं दिनों के अंदर हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई के मद्देनज़र उन्होंने इसराइलियों ने, यहूदियों ने लेबनान के अंदर तकरीबन 10 किलोमीटर लंबी, यानी 10 किलोमीटर अंदर दाखिल होकर पूरी पट्टी जो है उस पर कब्ज़ा किया। और ये मैं नहीं आपको बता रहा, बल्कि ये इसराइली जो ऑफिशियल ट्विटर फीड है उससे ये मालूमात लेके मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आपको इधर इंशाल्लाह शेयर भी कर दूँगा, तो आप खुद देख सकते हैं, उनके अपने कलमात हैं। हिज़्बुल्लाह जो है वो कौन कंट्रोल करता है? ईरान। ईरान के ज़रिए से हिज़्बुल्लाह को इस्तेमाल, यानी ईरान के ज़रिए से इन्होंने हिज़्बुल्लाह के थ्रू इसराइल की तरफ अटैक कराया, उसकी जवाबी कार्रवाई में इन्होंने लेबनान के ऊपर कब्ज़ा किया। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमास को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने इसराइल पे अटैक कराया और बाद में उसी हमास के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए इन्होंने पूरा जो गज़ा है वो तबाह करके रख दिया। तो आप अगर देखें तो पैटर्न बिल्कुल सेम है। और कंट्रोल्ड अपोजिशन वाला काम जो है वो इसराइल से जो है ईरान से करवा रहा है।
मेरा जो नुक्ता नज़र वो ये है कि ईरान जो है वो इसमें इनोसेंट नहीं है, इसमें बेगुनाह नहीं है, वो उसके अंदर शामिल है, साथ में पूरी प्लानिंग है साथ में। अब इन तीन चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखें तो आप ये देखें कि एक तरफ अमेरिका और इसराइल को फ़ायदा क्या हो रहा है, ये वही लेबनान के अंदर जो हदूद इन्होंने पार की है उसकी इसराइलियों ने, ये उसी तरफ असल में इशारा जाता है जो डॉक्टर इसरार ने हमें बहुत साल पहले बताया था। उन्होंने फरमाया था कि ग्रेटर इसराइल बन के रहेगा, क्योंकि ये इनका सदियों से चलता हुआ ख्वाब है जो कि पूरा करना चाहते हैं, इसराइल की जोग्राफियाई हदूद को फैलाने का। और यही अभी इस वक्त हो रहा है लेबनान के अंदर। उन्होंने इसको सबसे पहले लेबनान से उन्होंने शुरू किया है। ये जंग भी ख़त्म नहीं होगी, ये जंग सिर्फ इब्तदा है काफ़ी जंगों के सिलसिलों की, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तरीके से बहाने बहाने से मुख्तलिफ़ दाव पेच लगा कर ये अपनी सल्तनत की, अपनी ज़मीन की तोसी करेंगे यहूदी। और इसके अंदर भी आप देखें कि 3 जो मोहरें हैं वो बहुत वज़न रखते हैं। एक इसराइल और अमेरिका, ग्रेटर इसराइल हमने आपको बताया। दूसरा ईरान, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है सब कुछ करने के लिए, और मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक ईरानी हुकूमत साथ मुलव्वस है। तीसरा पाकिस्तान, पाकिस्तान को फंसाया जा रहा है। अभी पाकिस्तान की जो एयर फ़ोर्स है उसके जो जहाज़ हैं, हवाई जहाज़, वो सऊदीया में पहुँचाए गए, बुलाया गया उनको अपनी हिफाजत के लिए, सऊदीया की हिफाजत के लिए। इसी को इस्तेमाल किया जा सकता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और पाकिस्तान और सऊदी अरब के हालात जो हैं वो बहुत अच्छे रहें और तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं आपस में भाइयों की तरह रहें। मेरा तो ये ख्वाब है, तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला मुत्तहिद फ़रमाए। तो लेकिन अब ये ऐन मुमकिन है कि ईरान या ईरान की किसी प्रॉक्सी के ज़रिए से अरब के ऊपर जो है वो अटैक कराया जाए, सऊदी अरब के ऊपर ख़ास तौर पर, और उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के हथियार या पाकिस्तान की फ़ौज, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स है उसका फ़िज़ाई फ़ौज का इस्तेमाल किया जाए। और इस तरीके से पाकिस्तान और ईरान के बीच के जो हालात हैं उनको ख़राब कराया जा सकता है। ये भी एक अंदेशा है। फिर पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं जनाब वो हाई हो जाती हैं। बलूचिस्तान में केपी कीमत तो नहीं होती, पंजाब में पता नहीं क्यों होती हैं जी। ठीक है, साथ ही फिर टोल टैक्सेस भी इंक्रीज़ हो गए हैं जी। अच्छा, तो टोल टैक्स जो है आपकी सड़कें क्या पेट्रोल से चलती हैं? अच्छा, चलो, असल में पॉइंट ये हो रहा है कि 15 मिनट सिटीज़ का एक एजेंडा है, इसके ऊपर अभी हम आते हैं। ये सारा कुछ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जा रहा है। वो क्या है अभी हम देखते हैं। असल में आपकी जो फ़िज़िकल मूवमेंट है उसको कैद आपको फ्लूज करने के लिए, कैद करने के लिए किया जा रहा है कि आप अपने घर से 15 मिनट दूरी के अंदर आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ यानी अस्पताल, ग्रोसरी, सुपरमार्केट, खाने पीने की अशिया, खुर्दनोश, आपकी डेली इस्तेमाल की चीज़ें और जितनी भी चीज़ें रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए चाहिए होती हैं वहीं पर मौजूद हैं। तो आपको अपने घर से 15 मिनट की मुसाफिर से ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप यहाँ पैदल चलें या आप साइकिल पर चलें। ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट और इसकी टेस्टिंग जो है वो की जा चुकी है सक्सेसफुली लंदन के एक एरिया के अंदर। यही आगे पूरी दुनिया के अंदर करना है। अच्छा जी, फिर क्या होता है जी कि ईरान अटैक करता है इसराइल के ऊपर, और इतने मल्टी मिलियन डॉलर्स का जो आयरन डोम है जो कि किसी भी मिसाइल को आने से रोकता है, वो एकदम जी बौखला जाते हैं। उसके मिसाइल वीडियोस मौजूद हैं और वो कभी इधर निकल जाता है, उधर निकल जाता है, और ईरान के मिसाइल आके जनाब सीधा इसराइल के ऊपर लगते हैं। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं। फिर जी ईरान ने यूएस नेवी शिप को तबाह कर दिया। अच्छा, क्या ये बात समझ आती है आपको? क्या यूएस मिलिट्री अपने किसी भी नेवी के जहाज़ के ऊपर इस तरह का अटैक होने दे सकती है? मेरी नज़र में ईरान और अमेरिका, इसराइल, साथ में यूरोपियन यूनियन, ये दोनों कंट्रोल्ड ऑपोजिशन है। एक ही जगह से जिस तरह रशिया और अमेरिका कंट्रोल होते हैं, इसी तरह एक ही जगह से यूएसए, इसराइल और यूरोपियन यूनियन वगैरह और अरब ममालिक भी, और साथ में दूसरी तरफ ईरान, आपस में तमाशा मचाया जा रहा है। ईरानी गवर्नमेंट
साथ में मिली हुई है। अफ़सोस ईरानी लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही, इसका पाकिस्तानी लोगों को भी कभी समझ नहीं आई। तो अब पॉइंट ये है कि ईरान कहता है कि जी मुझे आपने अगर कोई जहाँ से जहाज़ गुज़रना है तो उसकी पेमेंट आपने करनी है जी डॉलर में नहीं बल्कि क्रिप्टो के अंदर। क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है जो कि इन्हीं की बनाई हुई है खुद साख्ता तौर पर, और यही उसको कंट्रोल करते हैं और यही उसको कंट्रोल करेंगे। और एक वक्त आएगा जब जो जो क्रिप्टो वॉलेट रखता है सारों के पास से वो डिजिटल पैसे जो हैं ज़ाया हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ममालिक को मफलूज बना दिया गया जाएगा। और मैंने आपको एक तज़किरा किया था अभी कि यूरिया का, खाद का। तो आपको पता है कि जितने भी बीज आपके मुल्क के अंदर, पाकिस्तान की बात करूँ, लगते हैं वो सारे के सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज हैं, मसनूई बीज हैं जो लैब में बनाए गए हैं, असल बीज नहीं हैं। और उनकी काश्त के लिए और उनके फलने फूलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको मसनूई खाद दी जाए, कुदरती खाद के ऊपर वो नहीं पलते। दूसरा मसला एक ये है कि वो मसनूई बीज जहाँ पर एक दफ़ा काश्त हो जाएँ, वहाँ पर ऐसे केमिकल वो रिलीज़ करते हैं जो कि कुदरती बीज को उसके बाद वहाँ पर काश्त नहीं होने देते। पाकिस्तान में जितनी भी गंदम है, सिवाय शायद किसी एक कस्बे में गिलगित बल्तिस्तान के, सारी की सारी मसनूई गंदम है। इसीलिए खा के लोगों के पेट भी बाहर आ रहे हैं और तबीयत भी ख़राब हो रही है और सेहतें भी बर्बाद हो रही है। ये जब टाइम आएगा तजाली निज़ाम का, तो ये सारे ममालिक आपको, अमेरिका ख़ास तौर पर आपको ये मसनूई बीज देना बंद कर देगा। प्रॉब्लम ये है कि कुदरती बीज जब काश्त होते थे तो कुदरती बीज में से जो फसल निकलती थी या जो फल निकलता था या जो सब्ज़ी निकलती थी उसमें से जो बीज निकलता था उस बीज को दोबारा काश्त करें, अल्लाह के हुक्म से वो दोबारा पौधा देता था। मसनूई बीज के अंदर निकलने वाले जो मसनूई प्लास्टिक खुराक है उसके अंदर या तो बीज होते नहीं हैं, या उसमें जो बीज होते हैं उनको दोबारा से आप किसी पुरानी कुदरती ज़मीन के ऊपर, ज़रख़ेज़ ज़मीन के ऊपर भी अगर बोएँ तो उसमें से भी फल नहीं निकलता, उसमें से भी काश्त नहीं होती, आपको बीज ख़रीदने पड़ते हैं। तो ये बीज आपको देना बंद कर देंगे। खुराक की किल्लत हो गई, लोग मरेंगे। 5 बिलियन से ज़्यादा एक अंदाज़े के मुताबिक और इनकी प्लानिंग के मुताबिक 85% से 80% दुनिया के लोगों को मारना है, उसकी प्लानिंग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी वक्तों में जंग लगेंगी और एक आदमी के 100 में से 99 बेटे कत्ल हो जाएंगे। ये असल में उसी तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, बिल गेट्स ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ही एक और मेंबर डॉक्टर मैथ्यू लियाओ की एक रिसर्च को आगे बढ़ाया और टिड्डियाँ होती हैं, टिक्स कहते हैं उनको, लोन स्टार टिक्स, उनको बायो इंजीनियर किया और अमेरिका के अंदर फैलाया गया उन टिक्स को, जो कि लोगों को काटती हैं और उनको मीट एलर्जी, गोश्त से एलर्जी हो जाती है। गोश्त से एलर्जी हो जाती है, उसके बाद वो गोश्त खाते हैं तो वो मुज़र और मतलब बीमारी के अंदर शिकार उसका हो जाते हैं। और अभी अमेरिका के अंदर पहला इंसान मर गया उस बीमारी से। क्यों? ताकि आप गोश्त ना खाएं, क्योंकि इनका प्लान ये है कि इन्होंने आपको आगे टिड्डियाँ, इनको क्रिकेट्स कहते हैं, लॉकस कहते हैं, टिड्डियाँ खिलानी है और आपको मजबूर करना है कि आप भूखे मरें। जिस तरह बरतानवी हुकूमत ने बांग्लादेश के अंदर और इंडिया के अंदर मसनूई तौर पर खुराक की किल्लत पैदा करके लोगों को मारा था और ख़ुराक वहाँ से जहाज़ों के ज़रिए से बरतानिया मुंतकिल की गई थी। ये बरतानवी हुकूमत राज की बात करूँ। पैक्स जुडेका, इस लफ्ज़ का मतलब है जी कि इस जो यहूदी हैं वो दुनिया में हर जगह पुरअमन रहे। तो ये सारा कुछ जो किया जा रहा है पैक्स जुडेका के कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है, इसीलिए किया जा रहा है कि यहूदी हर जगह पर महफूज रहें, गैर यहूदी मज़ाहब जो हैं उनको तबाह किया जा सके, इब्राहिमी मज़हब यानी कि ईसाईयत और इस्लाम, और उन लोगों को ख़त्म किया जा सके और दुनिया में सिर्फ यहूदियत जो है वो कायम रहे। अच्छा, फिर कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं होगी, इसीलिए गाड़ियों की प्राइस महंगी हो रही है। कोई प्राइवेट घर नहीं होंगे, घरों में फैमिलीज़ शेयर करके रहेंगी, कोई प्राइवेट व्हीकल्स नहीं होंगी। अभी गाड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं, मोटरसाइकिलों की कंपनियों को पहले कह दिया गया है कि आपके पास कुछ टाइम है, आप फ़ौरन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाना शुरू कर दें। पेट्रोल इसीलिए महंगा किया जा रहा है ताकि जिनके पास पुरानी है वो इस्तेमाल ना कर सकें। जो पौधे चर्च का पौधा होता है, इंडस्ट्रियल हेम्प, जिससे आप खुद घर में पेट्रोल बना सकते हैं, उसकी काश्त को
जो है वो पहले ही कानूनी तौर पर इलीगल गैर कानूनी करार दे दिया गया है ताकि आप उसे पेट्रोल ना बना सकें। ये सारा कुछ सिस्टमेटिकली किया जा रहा है। 15 मिनट जोन, 15 मिनट के शहर उनका मैंने पहले आपको बता दिया था। उनके ऊपर गेट्स लगेंगे जिस तरह कोविड के दौर में उन्होंने पहले ट्रेलर आपको दिखाया था करके। आप एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में नहीं थे जा सकते। अगर आपने डिटेल देखनी हो तो एक मूवी है व्हाट हैपेंड टू मंडे, वो ज़रा एक दफ़ा देख लीजिएगा। गंदा सीन है उसके अंदर, एक दफ़ा बच्चों के साथ ना देखिएगा। नादरा ने बाकायदा तौर पर 1-2 साल से रेटिना स्कैनिंग, आपकी आँखों की पुतली का स्कैन भी शुरू कर दिया है आपके फिंगरप्रिंट्स के साथ, क्योंकि ये ही यूज़ किया जाएगा आपको कंट्रोल करने के लिए कि आप एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में ना जा सकें। इसके अलावा जनाब आला, आपके मोबाइल के अंदर जो बैंकिंग ऐप्स होती हैं, चाहे वो किसी भी बैंक की हो, HBL, निज़ाम बैंक, असली बैंक, वट, उनके ऊपर अब ये स्टेट बैंक की तरफ से 2025 से फ़र्ज़ किया जा चुका है कि GPS होना लाजमी है, ताकि पता लग सके कि एक इंसान कहाँ से कहाँ पर मौजूद होते हुए बैंकिंग ऐप को इस्तेमाल कर रहा है पैसे इधर उधर करने के लिए। आगे जाके वो क्या करेंगे कि जब आपको डिजिटल राशन ये देंगे और डिजिटल करेंसी, सोशल क्रेडिट सिस्टम, जो यूट्यूब के ऊपर लेक्चर नंबर 1 पढ़ा हुआ, उसको देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। वो उसका निज़ाम कायम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको इन्हीं 15 मिनट सिटीज़ के अंदर ही इन्होंने मफलूज करना है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उसी 4 दीवारियाँ, उसी 4-5 गलियों के एरिया के अंदर अंदर रहते हुए ही अपने मोबाइल के ऊपर अपना बैंक अकाउंट खोल कर उसके पैसे को इस्तेमाल कर सकेंगे। स्टेट बैंक जिंदाबाद। आप करके देख लीजिएगा, GPS ऑफ करें, मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉगिन करने की कोशिश करें, अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें, आपको वहीं पर रोक दिया जाएगा। अच्छा, फ्यूल की जो पेट्रोल की राशन है वो पहले ही स्टार्ट हो गया है डिस्काउंट की सूरत में। आहिस्ता आहिस्ता वो डिजिटल पॉइंट की सूरत में भी आ जाएगा। ठीक हो गया। और साथ में उन ऐप्स के अंदर एक ये भी पॉइंट है कि आप रूट किए हुए एंड्रॉयड फ़ोन या रूट किए हुए जो जेल ब्रेक एप्पल फ़ोन है, वो उनके ऊपर ये ऐप्स चलेंगे ही नहीं, ताकि आप झूठी GPS लोकेशन अपनी ना डाल सकें। उसको GPS स्पूफिंग कहते हैं। डिजिटल आईडी, कंपनियां जो हैं वो, आपने लिंक्डइन इस्तेमाल करना है या फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया, रेडिट वगैरह उसको इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि आप, हो जाएगा अभी कुछ हफ्तों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर, कि आप की डिजिटल आइडेंटिटी वेरीफाई होगी तो ही आप उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। नहीं तो आप किसी भी तरह की कोई भी इंटरनेट का भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और उस आइडेंटिटी के अंदर क्या ऐड होगा? आपका पूरा असल नाम, आपकी आपकी पिक्चर होगी सेल्फी लाइव कैमरा से। ठीक है। उसके साथ फिर आपका NFC चिपका रहता होगा, आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, कौमियत, आपकी नेशनैलिटी, योर जेंडर, आपकी बर्थ डेट, आपकी एज, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपका घर का पता, ऑफ़िस का पता, आपका अर्ज़ी पता, मुस्तकिल पता, IP एड्रेस, आप किस तरह की डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका ब्राउज़र कौन सा है, आपका मैक एड्रेस, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं आमतौर पर, और आपकी जियो लोकेशन आपकी GPS से वो भी निकाल के दी जाएगी। साथ में ये भी देखा जाएगा कि वो उस सारे डेटा का इंदराज करते हुए आप कहीं हेजिटेट तो नहीं कर रहे, हिचकिचाहट तो नहीं हो रही है आपको, और साथ में आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं डाटा कहीं से उठा के, या आप खुद से टाइप कर रहे हैं। बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स इसको कहते हैं। और कंपनी है जी परसोना, जो कि कैलिफोर्निया के अंदर, USA के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। ऑलरेडी ये सर्विसेज पूरी दुनिया की कंपनीज़ को दे रही है। पेपर प्रिंट हुआ हुआ है, आप कहेंगे तो आपको लिंक मैं दे दूँगा। और आपकी सोच ही है कि कितनी कंपनीज़ जो हैं वो ऑलरेडी इसके साथ ऑन बोर्ड हो चुकी हुई हैं। साथ में रैमपार्ट ए एक सिस्टम जिसको इस्तेमाल करते हुए आपकी अपनी जो हुकूमत है वो USA की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को आपकी सबमरीन के ऊपर चलने वाली सबमरीन केबल्स के, जो कि दुनिया के सारे इंटरनेट को कनेक्ट करती हैं, उनके ऊपर चलने वाली सारी डेटा को पहले ही उन तक पहुंचा रही हैं। आपकी हुकूमत उसका हिस्सा है। ज़रदारी साहब के दौर में 2012 में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी हुई है। और जो मैं आपको फ़ोन करूँ या आप किसी को टेक्स्ट करें, ईमेल करें, जो मर्ज़ी करें, आप मोबाइल की ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट्स, आपकी वट एवर, वो सब कुछ जो है वो आगे अमेरिका में जाके सेव होता है। अमेरिकी पाकिस्तानी हुकूमत शुरू से ही इनके साथ मिली हुई है, तो ये आप भूल जाएँ कि आपकी हुकूमत जो है वो आपको किसी भी तरह की सपोर्ट करेगी। यही होंगे जो कि आपको मारने का सारा प्लान करेंगे। ठीक हो गया।
सेफेस्ट आदमी जनाब वो होगा जो किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद करें कि वो शख्स खुशकिस्मत होगा या खुश नसीब होगा या बचेगा जो मफहूम बता रहा हूँ हदीस का, अल्लाह ताला कभी मुझे माफ़ फरमाए, जो कि दजाल के दौर में, दजाल के निज़ाम के दौर में अपने मवेशियों को लेकर पहाड़ों के ऊपर चला जाएगा। तो पहाड़ों का तज़किरा बार बार हदीस में, कुरान में आता है। अपना गोश्त होगा आपके पास मवेशियों की शक्ल में, अपनी फसलें आप खुद काश्त करेंगे वहाँ पर, तो ही आप ज़िंदा बचेंगे। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, बहुत हाइट के ऊपर वहाँ ड्रोन्स इनके आमतौर पर नहीं उड़ते। कराकरम रेंज गिलगित से ऊपर जो है सारी की सारी, वहाँ पर चीनी हुकूमत भी जो है वो मुश्किल से पहुँचती है और आपकी हुकूमत भी मुश्किल से पहुँचती है। इशारा मैंने आपको दे दिया। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात कि पूरी दुनिया के अंदर एक मसनूई तौर पर लाया जाएगा जी साइबर अटैक। इंटरनेट पे अटैक होगा पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया का निज़ाम जी इंटरनेट का दरम भरम हो जाएगा। उसके बाद ये डिजिटल आईडी आपके ऊपर मुसलत कर दी जाएगी। वो अटैक खुद किया जाएगा। अभी 2024 में खुद से इन्होंने किया भी था, एक माइक्रोसॉफ्ट के क्राउड स्ट्राइक जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू सारे माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ के सिस्टम चलना बंद हो गए थे कुछ दिनों के लिए। तो जी आप अब क्या करें, आप मूव करें जहाँ पर हैं। इशारा मैंने आपको दे दिया किस तरफ। सिंपल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी से हद तक जितनी तेज़ कट ऑफ कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल, उसको कट ऑफ करें। बिल्कुल जो है वो गारों वाली ज़िंदगी में चले जाएँ, केवमैन बन जाएँ। और सीज़ फायर जो भी हुआ है वो सिर्फ़ इसलिए हुआ है कि कुछ कुछ ट्रंप के जानने वाले बिजनेसमैन जो थे उन्होंने क्रूड ऑयल को ख़रीदा, क्योंकि अभी ऑयल नीचे आ गया प्राइस में। अब दोबारा जब असल जंग लगेगी उसके बाद एकदम ऊपर जाएगा तो वो बेचेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा। ये सेम काम ट्रंप के बेटे ने भी किया है 3 हफ्ते पहले। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 3 उन्होंने करनी है, 99% लोगों को मारना है। 6 पेजेस अगर आपने नहीं पढ़े तो आप मेरे से ले लीजिएगा PDF उनकी, और मेरी टीम से बेशक उनके पास ही मौजूद है, वो पढ़ लीजिएगा। दानिशा तौर पर खुराकी किल्लत पैदा करनी है। और नमाज के अंदर दजाल से बचने की दुआ है, उसको अपना हिस्सा बनाए ज़िंदगी का। साथ में सूरह कहफ की पहली 10 आयत को याद करें ताकि अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करे। अल्लाह ताला हम सबको इस झूठे फ़रेब वाले निज़ाम से बचाए, अपनी फैमिलीज़ को जगाएं और अपनी फैमिलीज़ को बचाएं। सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे मेरे जानने वाले अहबाब भी मेरे साथ शेयर करते हैं कि उनके जो वालिदैन हैं और जो बड़े हैं वो, और ख़ास तौर पर उनमें से जो मर्द हज़रात हैं, वो इस सब को एक अहमकाना सोच और बेवकूफ़ाना सोच का नाम देते हैं। और किसी भी तरह से वो राज़ी नहीं है इस चीज़ को मानने में और समझने में। और उनकी तरफ से ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वो गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो अभी भी जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है उसको नहीं, उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तो आपसे गुज़ारिश है कि उनके साथ बैठें, उनको बार बार ये बात समझाएं। आपको सबूत चाहिए, मैं हाज़िर हूँ। आप जिस तरह कहेंगे मैं उनके साथ सेशन कर लेता हूँ। मेरे जो अपने बुज़ुर्ग हैं उनके साथ भी मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो बाहर अपनी फैमिलीज़ को समझाएं जिस तरह आप समझा सकते हैं, जितना ज़्यादा आप समझा सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप इसके ऊपर अमल दरामद कराएंगे उतना जल्दी आपका और आपके आने वाली नस्लों का इंशाअल्लाह ताला बचत होगी। एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया, प्रोजेक्ट टेल पे आउट। इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं और बड़े अहदेदार हैं हुकूमत के या टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, वो सारी की सारी यहूदियों के हाथ में, उनका सरबराह कोई ना कोई यहूदी है। तो जब टाइम आएगा ना तो उन्हीं सरबराहों के ज़रिए से जिन ममालिक के अंदर उन्होंने किसी टेक्नोलॉजी को बंद करना होगा या किसी सर्विस को मुअत्तल करना होगा, वो मुअत्तल की जा सकेगी, जिसमें उन जिसके लिए उनको किसी भी तरह की इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मोबाइल फ़ोन बनते हैं, जितने भी लैपटॉप बनते हैं, कंप्यूटर बनते हैं और डिजिटल डिवाइसेस बनती हैं, समेत एक कैसियो की घड़ी जो मैंने पहनी हुई है उसके, ये सारी ग्लोबल रेडियो वेव्स के ज़रिए से कंट्रोल होने वाली चिप्स के साथ बनती हैं। ठीक है, कैसियो की घड़ियाँ बहुत मशहूर हैं जी, अपनी टाइम उनका बिल्कुल ठीक रहता है। वो कैसे ठीक रहता है
कि वो घड़ियाँ वायरलेस तरीके से दुनिया के अंदर मुख्तलिफ 3-4 जगहों पे बहुत हाई रेंज, हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस ट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं, जिनके ज़रिए से उन घड़ियों को डेटा भेजा जाता है कि आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, तो ये टाइम आपके ऊपर होना चाहिए। उसी तरीके से जब वक्त आएगा तो आपके सारे मोबाइल फ़ोन, आपके सारे कंप्यूटर्स, आपकी जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, आपकी जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, क्योंकि उनके इस्तेमाल होने वाली चिप्स जो हैं वो भी सारी उसी तरीके से बनाई जाती हैं, चाहे वो चाइना बनी हो। चाइनीज़ गवर्नमेंट, ली गवर्नमेंट जो है वो 13 इल्यूमिनाटी फैमिलीज़ का हिस्सा है, जो कि दजाली निज़ाम को लाने में पेश हैं। और आपका जो इस वक्त जो हुकूमत है जिस पार्टी की चाइना में काफ़ी अरसे से, और रशिया में भी, वो इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो इस भूल में ना रहिएगा कि पाकिस्तान आपको बचाने के लिए आएगा। ठीक है, तो जितनी भी टेक्नोलॉजी का दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, वो सारी की सारी यहूदियों के ऑटोमेटिकली कंट्रोल के अंदर है। ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। और अल्लाह ताला हम सब के ऊपर रहम फरमाए। एक मामूल बनाएं कि डेली 2 रकात नमाज़ पढ़कर अपनी फ़ैमिली के लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए आप दुआ करें। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, सूरह कहफ़ की आखिरी और पहली 10 आयत, 20 आयत बनती हैं, उनको याद करें। दजाल का फितना जब ज़ाहिर होगा और दजाल जब खुद ज़ाहिर होगा, तो आप इन आयात को ख़ास तौर पर, ज़्यादा हदीस के अंदर पहली 10 आयत का तज़किरा है, उनको तिलावत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उनके असरात से महफूज करेगा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मेरी तरफ से अगर कोई किसी की हक तलफ़ी हुई हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। मेरे ईसाई भाई, मेरे फ़िक़्ह जाफ़रिया के भाई, उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ। और अब्दुल्ला बिन सबा के ऊपर रिसर्च कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा उसके ऊपर बता देता हूँ कि ये वो यमनी यहूदी था जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत के अंदर आया, और मुख्तलिफ़ मेन शहर जो अरब के थे उनके अंदर ये गया। वहाँ जाकर इसने खिलाफत जो है उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाईं और आवाज़ें कसीं, और लोगों को इस चीज़ पर उकसाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत क्यों नहीं कायम हुई, हालांकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशीर थे, उनके कज़न थे, उनके बहुत करीबी थे, उनके दामाद भी थे। और हज़रत अली तआला अन्हु की पूजा शुरू की उसने बज़ाते ख़ुद, ये आप हिस्ट्री में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। और साथ में उसने, हज़रत अली ने ही उसको मदीना से फिर ख़ारिज किया और बाहर फेंका निकाल कर। और हज़रत अली तआला अन्हु के शहादत के बाद इसी अब्दुल्ला बिन सबा ने ये मुसलमान का भेस जो है वो धार के आया था कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। इसी ने फिर आगे जो है वो ये शोशा छोड़ा कि हज़रत अली तआला अन्हु जो हैं वो खुदाई के कॉन्सेप्ट के अंदर मौजूद हैं। और वहाँ से फिर आगे सिलसिला जो है काफ़ी ख़राबी की तरफ शुरू होता है। इसी ने जंग जमल कराई हज़रत आयशा तआला अन्हा और हज़रत अली तआला अन्हा के बीच में। ठीक है, तो काफ़ी सारी खराबियाँ शख्स ने कराई, ये मैं नहीं कह रहा, शिया उलमा भी कुछ इसके ऊपर मुत्तफ़िक हैं। ठीक है, और ये एक ज्यूइश इंसाइक्लोपीडिया है, यहूदियत की आलमी इंसाइक्लोपीडिया है। 12 जिल्दें हैं इसकी, और इसके अंदर कम्प्लीटली डिटेल्ड हिस्ट्री मौजूद है यहूदियत की, ख़ास तौर पर पिछले कुछ 100 सालों की। ठीक है, और इसके अंदर ये इसके एक पेज का हिस्सा है। अगर आपको लगे कि कोई इसमें गलत बयानी है तो ये मेरे पास ये सामने खुली हुई है, ये मेरे अपने लैपटॉप के ऊपर इंसाइक्लोपीडिया खुली हुई है। ठीक है, ये इसकी पहली जिल्द है और पहली जिल्द के पेज नंबर 43 के ऊपर ये अब्दुल्ला इब्न सबा की तारीफ़ एक यहूदी स्कॉलर ने ही की हुई है, जो कि मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा आपको ना नज़र आए तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये इनकी वेबसाइट भी है, ये यहूदियों की कंट्रोल्ड वेबसाइट है। और ये पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर हार्टविग
साहब हैं। और हार्ट्विग साहब जो हैं ये इनके अपने जो वाले साहब हैं वो एक यहूदी रबाई थे। इनके नाना जो थे सॉलोमन प्लेसनर, ये एक बहुत ज़्यादा मशहूर यहूदी रबाई थे। और ये उसकी तहरीर आप इस वक्त पढ़ रहे हैं कि ज्यू ऑफ यमन, सेवन सेंचुरी, हु सेटल्ड इन मदीना। किसकी बात हो रही है? अब्दुल्ला बिन सबा की। और ये उसके ऊपर सारी तहरीर आपको बता रहा है। इसने सबसे पहले वर्ड क्या लिखा है? यहूदी था यमन का, जिसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जो है बात बुरा शुरू की, और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत शुरू की कि उनको कोई लीगल राइट नहीं है खलीफा बनने का। ठीक है, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ये यहूदी इंसाइक्लोपीडिया की तहरीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नीचे रेफरेंस भी है सारा का सारा जो उस इंसाइक्लोपीडिया के अंदर यूज़ हुआ है। ठीक हो गया। और ये आगे फर्दर उसके ऊपर फिर आर्टिकल्स भी मौजूद हैं, ये आप सारे इंटरनेट से जाके खुद चेक कर सकते हैं। पॉइंट ये था आपको दिखाने का कि मेरे वो फ़िका जाफरिया के भाई जिनको शायद अच्छा ना लगा हो मेरी इस तरह की बात, तो वो ख़ुद से जाके इसके ऊपर रिसर्च कर लें। काफ़ी सारी चीज़ें उनको क्लियर हो जाएंगी। मेरे कुछ और दोस्त हज़रात थे जो कि कह रहे थे कि किस तरीके से अपने फ़िका जाफरिया के भाइयों को ये चीज़ समझाई जाए। तो ये एक मैंने आपको क्लू दे दिया। बहरहाल मुझे अभी एक मैसेज आया है कि आप कोई प्रॉपर सॉल्यूशन क्यों नहीं देते। मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है, आप शायद समझ नहीं पाए। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी से जितना आप दूर हो सकते हैं दूर होने की कोशिश करें। अपनी खुराक का बंदोबस्त करने की कोशिश करें। अपनी अ, अपने अपने लिए गोश्त का और फसलों का बंदोबस्त करने की कोशिश करें। ठीक है, और जितनी जल्दी हो सकता है शहरों से और देहातों से कूच फरमाएं, और जितनी जल्दी हो सकता है वो उन इलाकों में जाने की कोशिश करें जहाँ पर इनका कंट्रोल आपके ऊपर बहुत मुश्किल होगा। इससे ज़्यादा वाज़ेह और वाजगाफ़ अल्फाज के अंदर मैं आपको और मज़ीद नहीं समझा सकता। तो आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगर कोई दिल आज़ारी किसी की मेरी तरफ से हुई हो तो मैं पेश की माज़रत चाहता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में भी और उन लोगों से भी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अपना ख्याल रखिएगा।